जय भीम, जय जोहार, जय प्रसाद, जय पेरियार। मैं हूं दीप प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। अखबारों की सुर्खियां आपने देख ली होंगे और लगातार गटर मीडिया ये बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, घोटाले में पकड़े जा चुके हैं और तमाम ऐसी जो सोशल मीडिया पर मीम तैर रही हैं जो एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन आपको जिन चार बातों को समझना है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पहली बात यह है कि मनोवादी समूहों के द्वारा अर्थात मनोवादी कंपनियों के द्वारा किन किन थर्ड पार्टियों को चंदा दिया गया है और क्यों दिया गया है। कहीं इन चंदा से उनके हितों को कहीं संपोषित तो नहीं किया गया है। इस पहले प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर डंडा न डाला होता तो यह कैसे पता चलता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना धन दिया है और उस पार्टी ने उसे कितना लाभ पहुंचाया है। तीसरा बात, अच्छी सरकार चलाने के बाद बहुजन समाज पार्टी, शिबू सोरेन की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्यादि बहुत सी पार्टियां हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में चंदा क्यों नहीं मिला। और अंतिम में हम ये खोजेंगे कि ये जो कवायद चल रही है, जो रस्साकसी चल रही है, जो धींगा मुश्ती जो चल रही है, ये 5 साल में 250 लाख करोड़ यानी 5 साल का टोटल केंद्र का बजट है, उस पर कब्जा करने की बात चल रही है। इसमें बहुजन समाज की क्या भूमिका है, इन 4 तथ्यों पर हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हेडिंग देख करके कि मनवादियों का संगठित भ्रष्टाचार। इसमें देखिए, जिस शराब घोटाले की बात कर रहे हैं हम, जो शख्स ईमानदारी की मिसाल अपने आप को पेश करता था, उसके रूप में प्रस्तुत करता था, वो और उसकी पूरी टीम अंदर है। आरोप यह लगाया गया है कि इन्होंने इस मामले में पैसा लिया और उसे गोवा या अन्य मदों में खर्च किया, गोवा के चुनाव में खर्च किया हुआ। हालांकि ऐसे अभी तक ये जांच का विषय है, कितना पैसा लगा, कैसे कितना मिला, ये अभी ईडी के पास ही रिकॉर्ड है। क्योंकि अंदर गए हैं, इनकी पूरी टीम अंदर गई हुई है, तो मामला गंभीर तो है ही है। साथ ही महोदय जो वर्तमान में पीएम है और मोदी सरकार जैसी स्वच्छता का दावा करने वाले एक समूह के लोग हैं, एक ऐसा समूह जो इनको आगे किए हुए है और देश के संसाधनों पर कब्जा किए हुए है। इन्होंने एक सटीक समय पर कैसे कैसे निर्णय लिए हैं, इसको अब चर्चा कर लेते हैं कि इस शराब घोटाले में इनकी कंपनी ने उसी व्यक्ति से पैसा लिया जो इनके साथ मिलकर के घोटाला किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। मेरा कहना नहीं है, ईडी कहती है। ईडी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और अरविंदो फार्मा का जो निदेशक है वो पहले पकड़ा गया। अब वो ये कह रहा है, अब सरकारी गवाह बन करके, कि ये मुख्य करता ये है। चलिए शुरू से लेकर एंड तक इस पूरी जो घटना की जो रैली हुई है, ये जो घटना की जो सीरीज है, परत दर परत इसका एनालिसिस करते हैं। ये शख्स जो दिख रहे हैं वो है शरद रेड्डी, अरविंदो फार्मा का निदेशक है। वो कंपनी जिसका इंटरनेशनल बिजनेस है, अमेरिका में, ब्राजील में, इंडिया में जेनेरिक दवाएं बनाती है और ये कहा जाता है कि टॉप 10 जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनी अरविंदो इन शख्स की है और ये हमारी गौरव की बात भी है। लेकिन सबसे पहले ईडी ने इस शख्स को पकड़ा। आरोप क्या था वो देख लेते हैं कि इन्होंने जो शराब नीति बनी है, इसका पूरा जो खाका रचा है वो इस व्यक्ति के द्वारा रचा गया था। शुरुआत में ऐसा ईडी ने दावा किया कि इसका पूरा का जो सरगना है वो शरद रेड्डी है। लेकिन कुछ घटनाओं को आप देखते हैं कि 10 नवंबर 2022 को रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। 15 नवंबर 2022 को बीजेपी को 5 करोड़ का जो बॉन्ड खरीद करके दिया गया इनकी कंपनी के द्वारा। बाद में 28 जनवरी 2023 को इस व्यक्ति को अंतरिम जमानत मिल गई। इन डेट को आप एनालिसिस करिए। 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा पहुंचता है, डंडा मार करके लिया गया हो या कैसे भी लिया गया हो। और हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं ये हो सकता है कि ये 5 करोड़ तो इस रूप में आया हो, अन्य चुनाव में किस मद में खर्च कर लिया गया हो, ये इसके लिए जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किसी एसआईटी के द्वारा ऐसा
लोगों का कहना है। अंतरिम जमानत हुई और 28 मई 2023 को जमानत हो गई और कहा गया कि मेरी इनको पीठ में दर्द था इसलिए इनको जमानत दी गई। अब मुझे बताइए, पीठ दर्द में इतने बड़े घोटाले का आरोपी को कैसे जमानत मिल गई, जबकि उसी केस में मंत्रियों को जमानत नहीं मिली है। सिसोदिया अंदर है, जैन अंदर है और केजरीवाल भी अंदर जा चुके हैं। इससे ये तो मालूम चलता है कि ये जो तिथियां हैं ये बता रही हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के चंदा देने के बाद अंतरिम जमानत हुई या फिर पूर्व जमानत हुई और 1 जनवरी 2023 को यह जो शख्स था यह सरकारी गवाह बन गया था। यह बात सोचने की बात है। लेकिन इस पूरे में मैंने लिखा भी है कि यह मनुवादियों का इस देश पर राज करना, यहां के संपदा को लूटने का एक संगठित प्रयास था, ऐसा हमको प्रतीत होता है। 8 नवंबर 2023 को 25 करोड़ रुपए अरविंदो फार्मा ने के माध्यम से, एपीएल हेल्थ केयर जो इन्हीं की समूह की कंपनी है 10 करोड़ और जो एजुआ फार्मा है उसे 15 करोड़, कुल मिलाकर के मीडिया की सतही खबरों से अगर देखा जाए तो 55 करोड़ का चंदा बीजेपी ने लिया। अब बीजेपी जो आरएसएस मनवादी समूह की राजनीतिक पार्टी है, जो कंपनियां दे रही हैं वो भी मनवादी और सवर्ण पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी भी एक सवर्ण लीडर के द्वारा संचालित है, एक ये सवर्ण ग्रुप के द्वारा संचालित है। रियलिटी में इन दोनों में सवर्ण पार्टियों को आपस में लड़ते वक्त केवल यह डिसाइड करना है कि उनकी विचारधारा जो इस वक्त पूरी तरह से राज कर रही है उसके सामने जो भी आएगा चाहे उनके ही हित का क्यों ना हो उसको निस्तानाबूद कर देना है। केवल इस बात की लड़ाई है। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे एक महिला आईपीएस रही हैं, यह पूरा एक समूह था, ये जो गैंग था इसने तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार है उसको बदनाम किया। कुछ आरोप प्रत्यारोप सही भी थे और उसके बाद इन्हें महत्वाकांक्षी लीडर निकल के आया, उसने पार्टी बनाई और अपनी सरकार बना ली। तो जो इन्होंने प्यादा तैयार किया था कांग्रेस को हटाने के लिए, अब वो इन्हीं काटने लगा था। इसीलिए इसको कंट्रोल किया जा रहा है, पूरी तरह से खत्म करने का प्लान किया जा रहा है कि ये भविष्य में आगे कहीं इनकी राह में बड़ा रूड़ा न बन जाए। यहां बात करें आपको पास कि ये जो पूरा धन था, इतना बड़ा मात्रा में धन था, तो मानव काशीराम साहब क्या कहा करते थे, इसे बात को आप समझने की जरूरत है कि मैं जनता से पैसा लेता हूं। वो 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, 1-1 रुपए जोड़ करके बीएसपी को चलाते थे। तो वो कहा करते थे कि जो कंपनियों से पैसा लेगा, जो पार्टी कंपनी से पैसा लेगी तो वो कंपनी के हितों के लिए कानून बनाएगी। मैं जनता से पैसा लेता हूं तो मैं जनता के प्रति जिम्मेदार हूं और मैं उनके हितों के लिए कानून बनाऊंगा। ये वो उस वक्त बोल रहे थे और आज ये पारदर्शिता के साथ बिल्कुल साफ है। एक मनवादी कंपनियों का समूह इस देश के संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है और एक जो राजनीतिक पार्टी है वो विद्वेष फैला करके इनको बैकडोर से, अब तो कहिए डायरेक्ट, संसाधनों को लूट में शामिल किए जा रही है, रेवड़ी की तरह बांटी जा रही है कि ले लीजिए आप। बहुजन समाज के नेता भले कैसे भी हो लेकिन इस मानसिकता के लोग नहीं थे। हो सकता छोटी मोटी गलती में, करप्शन में वो भी कहीं आए हों, उनका नाम भी कहीं उछला हो, लेकिन आज तक प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वापसी हुई है ये बड़ा खतरनाक है। मैं बहुजन समाज के लोगों को चेताना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं ये मीडिया के माध्यम से, इस न्यूज वीडियो के माध्यम से, कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र लोकसभा चुनाव 2024 में किन लोगों के बीच में है। इस साल का अगर बजट देखें 47 लाख करोड़, कितना बताया, 47 लाख करोड़ लगभग टेंटेटिव। अगर थोड़ी वृद्धि के साथ इसे मैं 50 लाख करोड़ बात करूं एक साल का, 5 साल में 250 लाख करोड़ पर कब्जा करने की बात है।
तो इस बड़ी धनराशि को कब्जा करने के लिए अगर कोई भी सामने आएगा तो जो मोदी सरकार है वो उसे नेस्ता नाबूद करने पे तुली है। ये सीधे सीधे आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने की तैयारी है। और ये सीधी सीधी इतनी बड़ी धनराशि यानी 250 लाख करोड़ जो 5 साल का कुल मिलाकर के बजट होता है केवल केंद्र का, उस पर कब्जा करने की तैयारी है। और इस पूरे दौर में वो छोटी मोटी पार्टियों को खरीद करके 1000 करोड़ भी खर्च कर देते हैं। 543 लोकसभा सीट पर अगर वो अलग से 500 करोड़ खर्च कर देते हैं तो उनके लिए कोई घाटे का सौदा तो नहीं है कि 250 लाख करोड़ का आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा कि 1000 करोड़ कितना है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। यह बात आपको समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने आपकी शिक्षा पर, आपके बच्चों के पढ़ने पर जीभ काटने के नियम बनाए हो, कान में शीशा डालने के नियम बनाए हो, और अगर आप ये सोचते हैं कि संसद में ये बैठ करके आपके हितों के लिए कानून बनाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं बहुजन समाज से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन बातों को समझिएगा, इन चालों को समझिएगा और अपने इस लोकसभा के चुनाव 2024 में मनवादी षड्यंत्रों को समझते हुए, इस पूरे गेम की भावना को समझते हुए अपनी मूलभूत पार्टी को ही वोट कीजिएगा जो कि संविधान के रूप में, संविधान के अकॉर्डिंग चलती हो, उसके नेता करप्ट ना हो, किसी बलात्कार या ऐसे जघन्य अपराधों में ग्रसित ना हो। यह आपका फैसला है। मैंने बताया कि ये जो पूरा मामला है, बाद में किसी को ये सब मुक्त हो जाएंगे, कोई लंबी जेल में नहीं जाएगा। भारतीय इतिहास में आज तक कोई बड़े नेता ज्यादा दिन जेल में नहीं रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं आपसे ये 5 साल का मौका न छिन जाए, इस बात को सोचने की जरूरत है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ही था ताकि मैं आपको उन बुनियादी तत्वों को समझा सकूं जिनकी लड़ाई चल रही है। इस पूरी लड़ाई में केवल और केवल इतनी बड़ी धनराशि पर कब्जा की ही तैयारी है और इसीलिए वो सारे के सारी विपक्षी पार्टियों को, मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। और क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं ना, तो ब्यूरोक्रेसी का, संस्थानों का दुरुपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग डरते हैं क्योंकि वो संस्थान भी तो करप्ट हैं। ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है, इससे पहले मिश्रा उसका निदेशक हुआ करता था, उसको लगातार विस्तार दिया जा रहा था। सोचो, ये सब एक ही जाति के समूह के लोग इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हिंदू राज आता है तो वो बहुजनों के लिए, SC ST ओबीसी के लिए अच्छा राज साबित नहीं होगा। ये आपके सोचने का विषय है। अगर इसमें कोई पॉइंट्स लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि वर्तमान में जो सरकार है वो मनवादी सरकार है या बहुजन समाज के हितों की सरकार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से बहुजन समाज पार्टी का 15% वोट दिल्ली में खा लिया। नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से आपसे मैं रूबरू हूंगा। जय भीम।